बच्चों, हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। कोई भी साधारण व्यक्ति को देख के उसकी बुद्धि का मापन करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बहुत ही स्मार्ट सा बच्चा हो, एक साधारण दिखने वाला बच्चा हो, तो उन दोनों में ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि किसकी बुद्धि ज़्यादा तीव्र है। तो ये समस्या जब सामने खड़ी हुई, तब उस समय कुछ साइंटिस्ट सामने आए और उन्होंने बच्चों के या बड़ों के बुद्धि का मापन का एक स्केल बनाया। उसी को बुद्धि मापन कहते हैं। बुद्धि मापन विनय द्वारा किया गया था सर्वप्रथम, और उनके ही काल के नाम से विनय पूर्व काल, विनय का काल और विनय के बाद का काल, तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। बुद्धि के पूर्व, विनय के पूर्व का जो काल था, उस समय सिर्फ शरीर की संरचना को देखकर ही अनुमान लगाया जाता था कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा। यदि लंबा चौड़ा शरीर है, बड़ा सा माथा है, तो ये मान लिया जाता था कि ये व्यक्ति समझदार है, बुद्धिमान है। इस तरीके से अनुमान लगाया जाता था। तो उसे कहा हमने अवैज्ञानिक काल। तो विनय पूर्व काल था 1905 से पूर्व का समय। सन 1905 से पूर्व का समय जो शारीरिक संरचना के आधार पर बता देते थे कि ये बुद्धिमान है कि नहीं है, जो कि अवैज्ञानिक था, यानी कि इससे मेजरमेंट सही नहीं होता था। उसके बाद आता है विनय का काल। तो 1905 में विनय ने अपनी जो थ्योरी दी, जो सूत्र बताए, उससे उससे 1905 से लेके 1911 तक का जो काल आता है, वो है वैज्ञानिक काल। यानी कि तथ्यों पर, सत्य उस पे आधारित, सत्य घटना पर आधारित और तथ्यों पर आधारित था। तो वो वैज्ञानिक काल कहलाया। और ये विनय का काल है, तो 1905 से लेके 1911 तक। उसके बाद आता है विनय के बाद का काल। 1911 के बाद अन्य साइंटिस्टों ने भी अपने अपने प्रमाण दिए, और उसको बाद के जो काल है, 1911 के बाद का काल विनय के बाद का काल कहलाता है, और उसे हम आधुनिक काल बोलते हैं। यानी कि बुद्धि के लिए तीन तरह के काल बने: विनय पूर्व काल, विनय का काल और विनय के बाद का काल। विनय पूर्व काल था 1905 से पूर्व का समय, विनय का काल था 1905 से 1911 का समय, और विनय के बाद का काल था 1911 के बाद का काल। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। विनय पूर्व काल यानी कि 1905 से पूर्व का काल, इसे बुद्धि मापन का अवैज्ञानिक काल, बुद्धि मापन का प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। इस काल के प्रमुख मनोवैज्ञानिक लेवेस्टर, वेवर्ट, गिलबर्ट, गिलफोर्ड, गाल्टन। कौन कौन से हैं? लेवेस्टर, वेवर्ट, गिलबर्ट, गिलफोर्ड और गाल्टन। इन्होंने बुद्धि मापन का आधार शरीर संरचना को बताया। किस किसने बताया था? लेवेस्टर ने, वेवर्ट ने, गिलफोर्ड ने और गाल्टन ने। इन्होंने क्या बताया आधार? कि शरीर की संरचना, कि जिसका शरीर की संरचना का ढांचा जिस प्रकार से होगा, वही व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा। लेवेस्टर ने 1775 ईस्वी में सर्वप्रथम शरीर रचना की दृष्टि से बुद्धि का मापन किया। किसने किया? 1775 ईस्वी में लेवेस्टर ने। किसके आधार पे? शरीर की रचना के आधार पे। जो फ्रांसिस गाल्टन महोदय आए, उन्होंने 1885 में मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। कब किया? 1985 में। उसके बाद आते हैं हम केटल। सर्वप्रथम 1990 में बुद्धि मापन एवं परीक्षण नामक पुस्तक में सर्वप्रथम बुद्धि मापन का प्रयोग किया। केटल ने सर्वप्रथम इसमें इस विषय में थोड़ा अपना जो इंटेलिजेंस ही अपना दिमाग लगाया, और उन्होंने बताया कि बुद्धि मापन एवं परीक्षण नामक एक बुक लिखी। उस बुक में कि ये भी तय किया कि बुद्धि का मापन किया जा सकता है। तो उन्होंने बुद्धि मापन शब्द का और परीक्षण का इसमें प्रयोग किया। इसके बाद जो सेकंड काल था हमारा, विनय का काल, जो 1905 से लेके 1911 का काल थे। बुद्धि मापन का वैज्ञानिक काल भी इसे कहा है। इस काल के प्रमुख व्यक्ति अल्फ्रेड विनय व उनके सहयोगी साइमन थे। कौन थे? मेन व्यक्ति कौन था? अल्फ्रेड विनय और उनके सहयोगी साइमन।
इन्होंने बुद्धि मापन का आधार मानसिक आयु बताया था। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में बिने द्वारा किया गया। सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि किस आधार पर मापी जाए। पहले तो शरीर संरचना पे मापी जाती थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जो मानसिक आयु है उसको बुद्धि मानना चाहिए। तो बुद्धि का मापन किस पे किया? मानसिक आयु के आधार पे। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में बिने द्वारा किया गया। मानसिक आयु का अर्थ व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली मस्तिष्क की सभी योग्यताओं से है। यानी कि उसमें संगीत की, तर्क की, मैथ्स गणित की, विज्ञान की, सभी तरह की जितनी भी योग्यताएं पाई जाती है, इंटेलिजेंसी पाई जाती है, वो सब मानसिक आयु के अंदर इन्होंने रखा। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की मानसिक योग्यता होती है, उसमें उसी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जिस व्यक्ति में, हर व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। दो सगी बहनों को ले लो, तो जुड़वा बहनों को ले लो या जुड़वा भाइयों को ले लो, वो भी बुद्धि में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी रुचि अलग होती है, उनके कार्य अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। तो उन्होंने क्या किया कि जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की मानसिक योग्यता होती है, उसमें उसी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। अब इन्होंने ये बात तो कह दी कि जिसकी मानसिक योग्यता जैसी होती है उसमें उस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। लेकिन इस चीज़ को मापने के लिए उन्होंने फिर एक स्केल दिया, जो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। विनय द्वारा मानसिक आयु के 3 भाग बताए: उच्च, सामान्य, औसत और निम्न। कौन सा? उच्च, सामान्य और निम्न। किसके द्वारा? मानसिक आयु के 3 भाग बताए। 1911 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक स्टर्नबर्ग कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। प्रारंभिक सूत्र, प्रथम सूत्र था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। सबसे पहले 1911 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक स्टर्न और कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। जो प्रारंभिक सूत्र क्या था इसका? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। इस सूत्र के द्वारा बुद्धि लब्धि की गणना नहीं की जा सकती थी, इसलिए ये अमान्य हो गया। क्या हुआ इसमें दिक्कत? कि बुद्धि लब्धि की मानसिक आयु और वास्तविक आयु थी से प्रॉपर गणना नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये सूत्र अमान्य हो गया। 1911 में बिने की मृत्यु के साथ ही बिने का काल समाप्त हो गया और बिने का अंत हो गया। बिने के बाद का काल, 1911 के बाद का काल आधुनिक काल। इस काल का प्रमुख व्यक्ति मनोवैज्ञानिक टर्मन था। इस काल में बुद्धि मापन का आधार बुद्धि लब्धि या आईक्यू था। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग अमेरिका निवासी जेम्स मैकिन केटल द्वारा 1880 में किया गया। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द का आधार पर बुद्धि लब्धि का आंकिक निरूपण अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन ने 1916 में किया और इन्होंने क्या सूत्र दिया? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। इससे मतलब ये है कि बच्चे की मानसिक आयु क्या है, कैचिंग पावर कितनी है, समझने की क्षमता कितनी है और इंटेलिजेंसी कितनी है, और उसकी वास्तविक आयु। जैसे यदि कोई 10 वर्ष का बच्चा है लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस में 14 वर्ष के बराबर के बच्चे की समझ रखता है, तो जो उसकी समझ है वो उसकी मानसिक आयु है, और उसके शरीर की जो आयु है वो है उसकी वास्तविक आयु इंटू 100। तो उन इस फॉर्मूले से हम बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। तो आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। आई क्यू इज इक्वल टू इंटेलिजेंस क्यूटेंट, और एम ए बराबर मेंटल एज और सी ए बराबर क्रोनोलॉजिकल एज। बुद्धि लब्धि की सारणी या चार्ट। बुद्धि लब्धि सारणी का प्रतिपादन 1916 में टर्मन द्वारा किया गया। ये बुद्धि लब्धि की प्रथम व सर्वमान्य सारणी है। ये सर्वमान्य सारणी है जो हम आपके बीच में रख रहे हैं। इसमें एक तरफ तो बताई गई है लब्धि और दूसरी तरफ बताई गई है बुद्धि। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमने आपको ऊपर बताया है उसके आधार पर हम लब्धि और बुद्धि का इन्होंने जो संबंध था वो बताया है। यदि 1 से 24 तक की किसी की लब्धि आती है तो उसे उस बालक को माना जाएगा कि वो
जड़ बुद्धि है। ठीक है। अभी किस आधार पे निकाला है? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, उसके आधार पे। तो लब्धि क्या है? 1 से 24 तक तो जड़ बुद्धि, उसके बाद है 25 से 49 तक मूढ़ या मूर्ख बुद्धि, उसके बाद 50 से लेके 69 तक अल्प बुद्धि, और 70 से लेकर 89 यानी कि मंद। और मंद भी दो प्रकार के ही बताए गए हैं इसमें। एक तो 70 से 80 वाले, तो वो मंद, और 80 से 90 वाले पिछड़ा। ठीक है। और 90 से लेके 109 वाले हैं सामान्य, और जिसकी 110 या 124 के लगभग आ जाती है, तो श्रेष्ठ, प्रखर, तीव्र या उच्च बुद्धि के स्वामी होते हैं। उसके बाद है 125 से लेकर 139 तक सृजनशील, अति श्रेष्ठ, अति प्रखर, अति तीव्र। और 140 से अधिक है वो प्रतिभाशाली होते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट हुआ है या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसका देश में विश्व में नाम है, तो उनकी बुद्धि 140 से अधिक होती है। तो एक बार फिर आपको लब्धि 1 से 24 तक जड़, 25 से 49 तक मूड, 50 से 69 तक अल्प, 70 से 89 तक मंद। मंद में भी दो प्रकार हैं, 70 से 80 वाले मंद है, और 80 से 90 वाले पिछड़े। 90 से 109 तक सामान्य, 110 से 124 तक श्रेष्ठ, प्रखर, तीव्र, उच्च बुद्धि वाले, और 125 से 139 तक सृजनशील, अति श्रेष्ठ, अति प्रखर, तीव्र, और 140 से अधिक वाले प्रतिभाशाली। ठीक है। आगे चलते हैं हम। किसी बालक की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि किसी की मानसिक आयु, तो हमने फॉर्मूले में क्या देखा था? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो हमने मान लिया यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि मानसिक आयु कितनी है और वास्तविक आयु कितनी है, तो उसकी बुद्धि लब्धि निकालना है कि वो दोनों समान है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमने माना कि मानसिक आयु x है, वास्तविक आयु x है, इंटू 100 कर दिया, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हुई? 100। आगे और सवाल देखते हैं जिससे पता चलेगा। एक बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष, शारीरिक आयु 10 वर्ष, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी तथा वह किस प्रकार की बुद्धि का होगा? जैसा कि हमने सारणी में पढ़ा है कि कौन सा कितनी बुद्धि लब्धि वाला बालक किस प्रकार की बुद्धि का होगा, वो चीज़ यहाँ पे देखनी है। तो उसकी मानसिक आयु लिखी हमने कितनी? IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु 8 बटा वास्तविक आयु कितनी बताई गई है? शारीरिक आयु उसकी 10 इंटू 100। ठीक है। जब इसको काटते हैं, 0 से 0 गई, और ऊपर कितना बचा? 80। तो जो 80 आया है वो मंद बुद्धि बालक के लिए आया है। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक बालक की शारीरिक आयु 12 वर्ष, बुद्धि लब्धि 120 है, तो मानसिक आयु क्या होगी? तो यहाँ पर शारीरिक आयु और बुद्धि लब्धि बताई गई है, और मानसिक आयु निकालनी है। तो हमने बुद्धि लब्धि की जगह लिखा 120, सॉरी, इज इक्वल टू मानसिक आयु कितनी निकालनी है हमें? मानसिक आयु, वास्तविक आयु है उसकी 12, यानी कि वो 12 साल का है। मानसिक आयु दी हुई नहीं है, मानसिक आयु निकालनी है। और उसकी शरीर की आयु है उसकी 12 इंटू 100, है ना। बुद्धि लब्धि कितनी? 120। तो हम कैलकुलेशन करके देखेंगे इसको। तो मानसिक आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? मानसिक आयु को आगे लेंगे, इजिकल टू बुद्धि लब्धि इंटू शरीर की आयु अपॉन 100। तो ये आया, उसकी जो मानसिक आयु कितनी आई? 14.4 वर्ष।
ठीक है, आप कैलकुलेशन करके एक बार देख लें ठीक से, यही आएगी। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बालक की वास्तविक आयु वास्तविक आयु है वास्तविक एक बालक की वास्तविक आयु उसकी मानसिक आयु की 5 गुना है। ठीक है? तो उसकी आईक्यू याद करो, यानी कि बुद्धि लब्धि याद करनी है। मेंटल एज की 5 गुना है उसकी वास्तविक आयु, तो उसकी आईक्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है? ठीक है, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो क्या करेंगे, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए कितना माना हमने, एक्स। मेंटल एज कितनी मानी हमने, एक्स। और उसकी जो वास्तविक शरीर की आयु कितनी मानी, 5x, क्योंकि 5 गुना मानी है। एम ए की वास्तविक मानसिक आयु की 5 गुना उसके शरीर की आयु है। ठीक है? तो एम ए बटा सी ए, तो एक्स अपॉन 5x इंटू 100, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 20। और जो 20 है, जो हमने अभी कैलकुलेशन आपके बुद्धि और उसका बताया था, मापन का, लब्धि और बुद्धि का, तो उसमें जो 20 आता है वो आता है जड़ बुद्धि बालक के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गए होंगे और इसका मापन भी ठीक से समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।